बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में आपके खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का दिन इस हवाले से अहम रहा कि आज जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की सरबराही में फेडरल कैबिनेट का अहम इजलास हुआ और इस इजलास में जो है वो गवादर पोर्ट को कमर्शियल बुनियादों पर ऑपरेशनलाइज करने के हवाले से फौरी इकदाम की हिदायत भी दी गई है। साथ साथ जो सी पैक जिसमें अवामी फलाह के जो मनसूबे हैं उस पर भी ब्रीफिंग ली गई और वज़ीर आज़म ने गवादर पोर्ट से जो हमारी जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होती है उसकी तफसीलात भी तलब कर ली और काबीना को इस हवाले से ये भी आगाह किया गया कि चूंकि बहुत वक्त ज़ाया हुआ है गवादर पोर्ट और गवादर एयरपोर्ट के हवाले से। याद होगा कि 2018 से 2022 तक गवादर पोर्ट की जो ड्रिगिंग थी उस हवाले से मुजरमाना गफलत बरती गई थी, जिससे बंदरगाह की जो गहराई है वो शदीद मुतासिर हुई थी और ये दौर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। और ताहम अब 2022-23 में गवादर पोर्ट का जो मज़ीद काम था वो मुकम्मल कर लिया गया और इस हवाले से ऑपरेशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, इसी दौरान हमने देखा था कि सियासी मंजरनामे में जो ख़द की सियासत है उसकी गूंज भी सुनाई दे रही है। बानी PTI ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ख़त लिखा। वो ख़त जो है 6 निकात पर मबनी है और वो जो निकात है वो निकात ऑलमोस्ट वही डिमांड्स है जो बानी PTI करते आ रहे हैं, जो PTI काफ़ी अरसे से करती चली आ रही है। और उन्होंने आर्मी चीफ से अपील भी की। उन्होंने कहा कि फ़ौज जो है वो अपनी पॉलिसी को बदले, उसको रिव्यू करे, क्योंकि फ़ौज की पॉलिसी की वजह से अवाम में और फ़ौज में एक डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं। तो यकीनन ये जो ख़त का मतन है, जो ख़त अब नज़र आ रहा है उस पर तो हम बात करेंगे। यानी यही बानी PTI हैं जिन्होंने एक वक्त में जो हमारे आर्मी चीफ साहब थे, मौजूदा आर्मी चीफ साहब हैं, उन पर जो है वो यकीनन आप लोग को याद होगा कि वो अपनी हुकूमत को जाने का जो जिम्मेदार है वो फ़ौज को करार दिया था। फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ बदतरीन कैंपेन चलाई थी। फ़ौज की आला क़यादत के ख़िलाफ़ जो है उनको अजीब व गरीब नामों से भी पुकारा गया था और ये भी याद होगा कि अमेरिका में सेंशन तक की उन्होंने बात की थी। सो अब आर्मी चीफ से जो वो अपील कर रहे हैं उस अपील को तो जो हमने देखा है सिक्योरिटी ज़राए उन्होंने इस ख़त की जो है वो तरदीद कर दी है कि हमें ऐसा कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ और हमें तो मीडिया से ये बात पता चली है। दूसरी उन्होंने ये भी कहा कि ख़त में हमें ना कोई दिलचस्पी है और इस्टेब्लिशमेंट को ख़त में ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं है। बानी PTI ने जो भी बात करनी है वो सियासतदानों से करें, यानी उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ जो है वो दे दिया है। बैरिस्टर गौहर जबकि ये बात कर रहे हैं कि अब ख़त जो है उसको अभी देखा या पढ़ा नहीं गया है, वो ख़त मंजर आम पर तो आ चुका है, लेकिन उनकी तरफ से यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर कोई रिस्पॉन्स आया तो उसका खैर मकदम किया जाएगा। आज वफाकी वज़रा ने भी इस हवाले से काफ़ी स्टेटमेंट दी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सवाल अहम ये होगा कि PTI अब क्यों पॉलिसी शिफ्ट कर रही है और पार्लियामेंट में जाके, जैसे कि वफाकी वज़रा भी कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि भाई अगर सियासी जद्दोजहद करनी है तो पार्लियामेंट में आ जाए। इसी हवाले से डिबेट होगी। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं मोहम्मद नदीम कुरैशी, बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। उज़मा कारदार साहिबा हमारे साथ हैं, वेल नोन पर्सनैलिटी, नून लीग से ताल्लुक़ रखती हैं। आप दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। नदीम साहब, आपसे ही मैं सवाल ले लेती हूँ। सर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि क्या मकसद रहा, ये डिबेट हो रही है कि भाई ये ख़त क्यों लिखा गया, इसका मकसद क्या है? क्योंकि आप लोगों ने सबसे पहले एक मैसेज दिया था कि हम मुज़ाकरात करेंगे पावरफुल तबके से, फिर कहानी में ट्विस्ट आया, आप लोग हुकूमत के साथ बैठ गए मुज़ाकरात करने, फिर देखा हमने कि 3 सिटिंग हुई, आप लोग माने नहीं जुडिशल कमीशन के हवाले से, जबकि पार्लिमानी कमेटी के हवाले से आप लोग को ऑफ़र दी गई। अब आप लोग ने ख़त लिखकर एक तरह से, जो बैरिस्टर गौहर का को मैं कोट कर रही हूँ कि अगर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया तो खैर मकदम करेंगे। सर, ये क्या है, ज़रा समझाना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपको भी, साहबा को भी और सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं 5 फरवरी के हवाले से, क्योंकि आज 4 फरवरी है, कल पूरे मुल्क में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाना है और मैं समझता हूँ पाकिस्तानी बतौर तहरीक इंसाफ के असम्बली के, मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ भरपूर इज़हार यकजहती करता हूँ और मैं ख्वाहिश भी रखता हूँ और दुआ भी करता हूँ बहुत जल्द इंशाअल्लाह कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। दूसरा कश्मीर और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अक़वाम आलम हिंदुस्तान की के जबर और इस्तेमाल के खिलाफ मजबूर करेंगे कि वो UNO की जो जो, जो चार्टर था उसके मुताबिक फैसला करें और मकबूजा कश्मीर से हिंदुस्तानी तसल्लुत खत्म। लेकिन मैं एक गुजारिश करता हूँ आपके सवाल के जवाब के मुताबिक, एक तासुर तो तर्जुमानों की तरफ से गुज़श्ता 2-2.5 साल से, जब ये गवर्नमेंट में, जब ये PDM की सूरत में गवर्नमेंट में थे, फिर केयरटेकर गवर्नमेंट आ गई, आज फिर यही PDM प्लस की सूरत में इख्तियार में है,
तो तासुर ये दिया करते थे कि तहरीक इंसाफ भी एंटी स्टेट पॉलिसी रखती है, तहरीक इंसाफ अपने इदारों के हवाले से कोई मुतहर्रिक पॉलिसी रखती है, आज उसकी कतई नफिक हो गई। अभी तक बाकायदा तौर पे तो मैं भी उस खत को ना पढ़ सका हूँ, जो मुदरजात हमारे साथ बजरिया मीडिया है, मैं तो पाकिस्तान को बड़ा खुश आइंद समझता हूँ कि जाहिर है खतो किताबत वही होती है जहां रंजिश ना हो, और मैं अपनी अफवाज पर मुझे जितना ही भरोसा है जितना किसी भी कोर्ट में वतन पाकिस्तान को है, लेकिन मुझे उनकी घरों की जो बेचैनी है और उनका जो इस खत के हवाले से जो इनकी गुफ्तगू है और जो उनका खौफ और खदशा है, वो ये बता रहा है कि उनकी गेम प्लान में ये चीज सबसे आम थी। इसी तरह जिस सियासी जमात का वो इंतखाबात के मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, जिस जमात का वो सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सके, जिस शख्स को, जिसकी लीडरशिप को, जिसके वर्कर्स, फॉलोअर्स ये हुकूमत और इनके तमाम पैरोकार पूरी सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद नहीं दबा सके। अब इनको नजर आ रहा है कि अगर ये तासुर खत्म हो गया, ये बयानिया अपनी मौत आप मर गया, तहरीक इंसाफ एजुकेशन की पॉलिटिक्स में यकीन रखती है, तहरीक इंसाफ इंतजार की पॉलिटिक्स में यकीन रखती है, तो जाहिर है इनको बहुत बड़ा सियासी सेटबैक होगा। लेकिन मुझे आज भी यकीन है कि पाकिस्तान हम सबका है। जब तक हम सब लोग लफ्जों की हद तक नहीं, प्रैक्टिकली आगे बढ़कर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेंगे, जब तक हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे और रूल ऑफ लॉ की सूरत में इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ाए, हम कभी भी ना कायदे मोहम्मद अली जिन्ना के ख्वाबों को मुताबिक और ना आज के पाकिस्तान के नौजवानों की फिक्र और सोच के मुताबिक पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। ठीक। आज अगर आवाम वोट करती है और वो वोट किसी का काउंट होता है, आज अदालत को सिर्फ एक इंतखाबात को लिजिटिमाइज करने के लिए उन अदालतों की पूरे डिसिप्लिन को, उसकी पूरी प्रेस्टीज को दबाव बर्बाद कर दिया जाता है। तो नामामला किसी ने तो इंटरफेयर करना है, कोई शख्स तो रोल प्ले करेगा और जाहिर है आर्मी चीफ का एक बड़ा शानदार पुलिस का सवाल है पाकिस्तान में, हम उनसे तो रखेंगे, हम भी हम वतन है, हम भी उनसे वही तो रखते हैं जो हर मुल्क पे वतन पाकिस्तानी रखता है। ठीक है उस्मा, नदीम साहब की जस्टिफिकेशन तो आपने सुन ली, जो पॉइंट ऑफ व्यू था उनका। आज इरफान सिद्दीकी साहब ने इस हवाले से बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मायूसी की इंतहा को पहुंच चुकी है, कभी मुज़ाकरात की तरफ भागती है, कभी वो फिर ख़त लिख रही है। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो 300 के करीब जो एक डॉक्यूमेंट्स बना के भेजा था, अब एक जो 6 मतन दिए हैं, और 6 मतन में ऑलमोस्ट सारी वही चीज़ें, वही डिमांड्स है जो पहले कर चुके हैं, लेकिन एक पैका का अमेंडमेंट जो हुआ है, चलें उसको ऐड कर लीजिए। जबकि नदीम साहब की जस्टिफिकेशन आपने सुनी कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मैं भी कश्मीर के हवाले से बात करना चाहूँगी। कश्मीर जो है वो हमारी शारक है और हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे, और ये हमारा एक असूली मौक़िफ़ है। अफसोस इस बात का है कि ये जो स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया 370 को रिवोक करके, ये पीटीआई के दौर में हुआ। 75 साल में हिंदुस्तान की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी थी उनकी हुकूमत की कि ये स्पेशल स्टेटस को खत्म करें, और इन्होंने किया कब खत्म, जब उन्होंने देखा कि थोड़ा पाकिस्तान कमजोर है। बहरहाल मैं आपके सवाल की तरफ आती हूँ। देखिए, जब आप एक फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन की इंतहा तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप हर वो हरबा इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे रियासत और उसके इदारों को जिच किया जाए, आप हर वो हमला करते हैं जिससे आपके इदारे और आपकी रियासत कमजोर हो। जब वो सारे फेल हो जाते हैं, जब आप मुंह की खाते हैं, जब आप समझते हैं और आपको नजर आ जाता है कि अब आप बंद गली में हैं, अब आपका कुछ नहीं बनना मां सिवाय इसके कि आपको अपने किए हुए की सजा भुगतनी पड़ेगी, तो तब इस तरह के खत लिखे जाते हैं। ये वो बानी साहब हैं जो 3.5 साल वन पेज हमारे कान पक गए सुन के। यानी कि वो हर चीज के लिए कि जी मुझे कोई कानून पास कराना है, मैं उनके पास जाता हूँ, मुझे कोई बजट पास कराना है, मैं उनके पास जाता हूँ, मुझे सेनेट में
चेयरमैन चाहिए, जबकि मेरे पास नंबर गेम ही नहीं है, तो मैं उनकी तरफ देखता हूँ। ये वो सारी कहानियां हैं। और जब ये खत्म हुई तो धर्म तख्ता जो हुआ उनका, वो आपके सामने है कि किस तरीके से उन्होंने हमारी कौमी सलामती के जो इदारे हैं, आपने 1971 की वो घटिया तरीन आपने कैंपेन देखी, जो पूरी इन लोगों ने एक बयानिया बनाया सोशल मीडिया पे, क्योंकि पीटीआई एक सोशल मीडिया की पार्टी है। ये शोषा छोड़ते हैं सोशल मीडिया पे, और इनका और कोई बेस है नहीं, इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग है ही नहीं। अब ये इन्होंने जो फौज है उसको पूरी दुनिया में बदनाम करने का ठेका लिया है। कहां पे इन्होंने छोड़ा है फौज को, किस मुल्क में इन्होंने छोड़ा है? इन्होंने अपने बंदे हर जगह छोड़े हुए, जो कि पूरी दुनिया को कहते हैं फैसिस्ट रजीम है। फौज जो है ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रही है, फौज ये कर रही है, फौज वो कर रही है, जुल्म हो रहा है, हमारी मुंहबंदी हो रही है, आप आए और हमें मदद करें। पूरी दुनिया में इन्होंने फौज को भी बदनाम किया। इन्होंने ट्रकों पे आर्मी चीफ की तस्वीर लगा लगा के तो इन्होंने घटिया तरीन मुहिम चलाई, सबके सामने, सबको पता है। अब जब इनको समझ नहीं आ रही कि वो दरवाजे जो है, वो तो उन्होंने तो पहले दिन से कह दिया था कि हम एपॉलिटिकल हैं, आपने कोई अगर सियासी बात करनी है आप जाएं सियासी से करें, हमारे पास अगर कोई सिक्योरिटी का कंसर्न आपके पास है, हम वहां पे आपकी मदद करेंगे, और हम हर जमहूरी जो गवर्नमेंट है हम उसके पीछे खड़े हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो ये जो आप इस वक्त ये खत देख रही हैं, ये बिल्कुल ये आखिरी दमों पे हैं, ये वेंटिलेटर पे जा चुके हैं। अब इनको नजर आ गया है कि इन्होंने जो काला एक दिन इस मुल्क को दिखाया 9 मई का, अब उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब कोई माफी तलाकी नहीं है, वैसे ही सजाएं हो गई हैं। मैं जरा इसी का जवाब ले लूं, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया नदीम साहब। ये जो मौजूदा आर्मी चीफ साहब से अपील कर रहे हैं बानिए पीटीआई, जरा हम थोड़ा माजी में जाएं, जिसका मैं शायद पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि अपनी हुकूमत के जाने का जिम्मेदार आप फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को, आला क़यादत को नाम ले लेकर आप लोगों ने बानिए पीटीआई ने जो है अवाम में तफरुकात डालने की कोशिश की। फ़ौज को और अवाम में डिफरेंसेस पैदा करने वाले आपके बानिए पीटीआई थे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो सका। लेकिन अब उन्हीं मौजूदा आर्मी चीफ साहब से आप लोग अपील कर रहे हैं, और अपील भी इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि जी आप अपनी पॉलिसी ठीक कर लें, फ़ौज आपके साथ, अवाम आपके साथ खड़ी नहीं हो रही, आप दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन फ़ौज आपके साथ, अवाम आपके साथ नहीं खड़ी है। सर ये दो बातें समझ में नहीं आ रही हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, मकसद क्या है उनका बानिए पीटीआई का? बड़ा सादा सा, बड़ा खूबसूरत सा, बड़े जामे मकसद। पहले फिर दोहराऊंगा कि जब किसी शख्स से खतीब हुआ जाता है तहरीरन, कॉल के जरिए, शरीर के जरिए, डायलॉग के जरिए, तो इट मीन्स वहां रंजीदगी नहीं होती, उम्मीद होती है, तवक्कुआत होती है। अब मसला यहाँ ये है कि हुकूमती तर्जुमानों मैं सुन रहा हूँ, इनके पास अभी 2 दिन से 24 घंटे से यही एक चूरन है, और ये पिछले 2-2.5 साल से भी यही चूरन मार्केट में बेच रहे हैं। हाँ। जब तहरीक इंसाफ नहीं, चले हुकूमत ने तो जवाब दे दिया नदीम साहब, लेकिन सिक्योरिटी इदारे भी तो कह रहे हैं, सिक्योरिटी ज़राए का आपने पढ़ ही लिया होगा, उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को इस खत से कोई दिलचस्पी नहीं है, जो बात करनी है ना आपने सियासतदान से करें। अब जब डीजीआई इस पर एक बात कर चुके हैं कि जी फौज को सियासत में ना घसीटा जाए, तो ये तो फिर आप घसीट रहे हैं कि जी फौज उनके साथ खड़ी है जो 2 दफा एनआरओ ज़दा रहे। सर ये तो नहीं बनती ना मंतक कोई। अच्छा, मैं आपसे अब एक गुजारिश करता हूँ जी, जैसे आपने मुझे भी अगर बिल्कुल पूरा टाइम तो मैं जी मैं आपको एक अर्ज कर, इमरान खान साहब ने हमेशा अपनी अफवाज के हवाले से बहुत मुस्बत और मजबूत अल्फाज में राइट दी है। उन्होंने पिछले दिनों जेल में कहा कि मजबूत फौज मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद है। मुझे उनकी आप एक स्टेटमेंट सुना दें जहां कभी अफवाज के हवाले से कोई बात की। हाँ, साबिका दौर में कुछ अफगान ऐसे थे जिनके हवाले से उन्होंने कुछ नफरत का इजहार किया। क्या नवाज शरीफ जो आसपा जमहूरियत की बरसी में उन्होंने की थी, वो किसके बारे में थी? वो आपके उनके बारे में थी। और जब नवाज साहब के चित्रों में जो नारे लगते थे वो आपके अपने बारे में लगते थे। ख्वाजा आसिफ साहब, नाम ले रहा हूँ मैं, नाम लेके कुछ करता नहीं हूँ, आज वो वजीर दिफा है, उन्होंने फुल हाउस का गुफ्तगू की थी। आज के स्पीकर नेशनल असेंबली की गुफ्तगू क्या थी? तो सियासतदानों की अगर हम पे जाएंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते।
मैं आज भी सोचता हूँ हुकूमती बेंचेस पर इस बात मिलनी चाहिए थी कि अगर अगर आप किसी शख्स से, इनको हाँ तकलीफ क्या है, इनको इनको क्या किस बात तस्वीर हो रही है, इनको एक 8 फरवरी के इंतखाबात को लेजिटिमाइज करवाने के लिए 26वीं आईनी तरमीम, हाँ मतलब अदालती स्ट्रक्चर जहाँ जजेस बेचैन हो, जहाँ मुंसिफ खुद अपने लिए इंसाफ का तालिब हो, 25 करोड़ लोग जिन अदालतों के तरफ वफात तो रखते थे, उसके लिए तो इदारे मौजूद है ना, आर्मी चीफ से अपील करने की क्या जरूरत है? मेरी मेरी सुन ले, पी का एक्ट लाया गया। अब आप और मैं किसी हुकूमत की पॉलिसी के हवाले से, अब मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, अगर मुझे कोई शख्स कोई रिपोर्ट करता है कोई चीज से, आपको बतौर जर्नलिस्ट कोई चीज रिपोर्ट होती है, हाँ हम कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो नहीं है कि हम सबूत साथ लेकर गुफ्तगू करें। मतलब आज अगर किसी पे गुफ्तगू करें तो जुबान बंदी का एक नया कानून आ गया है कि आप कोई शख्स नहीं कर सकता, और आप क्या कॉमन आदमी के लिए मुमकिन है कि इस प्रोसेस से गुजरे, मतलब अपने मुखालफीन को दीवार से लगाने के लिए, अपने मुखालफीन को जेलों की कोठरियों में डालने के बाद, हजारों एफआईआर के बाद, हजारों गिरफ्तारियों के बावजूद, सब लोगों के बोलने की पाबंदी के बावजूद, ये हुकूमत और ये हुक्मरान ये पिंजरे में खौफजदा परिंदे की तरह से है, जिनको हर वक्त ये खौफ है कि अगर इस स्पेस सही मानों में सब लोगों को स्पेस मिल गई तो 40 साल से पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज ये ये ग्रैंड अलायंस है, जो कभी अपोजिशन में था कभी इक़्तिदार में था, ये जो टू पार्टी सिस्टम था, जिसको तहरीक इंसाफ ने ब्रेक किया, कॉमन मैन की उम्मीद बनी, आम आदमी की उम्मीद बनी, चारों सूबों के लोगों की उम्मीद बनी, जिसने इनको इकट्ठा कर दिया। इमरान खान साहब ने 20 साल कहा था कि जब इनके वफादार को जब पहुंचेगी इकट्ठे होंगे। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम देखे 2024 गुलाम सरदारी साहब क्या किया करते थे, आप की गुफ्तगू सुने, मरियम साहब की सुने, और आज तक बैठे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, ये फाइट लोग हैं इतने बड़े अरस्तू और इतने बड़े साइंसदान है कि ये सारे मसाइल हल करेंगे जो इन खुद के पैदा करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब की इस स्टेप को पूरी दुनिया बड़ी हैप्पी से और बड़े पसंद अंदाज में ले रही है। मैं नहीं चाहूंगा हुक्मरानों को अब ज्यादा वक्त दिया जाए कि वो इस आग को, इस तनाव को भड़काकर अपना बेनिफिट ले। अब ये इक़्तिदार में है, हुक्मरान अपनी कारकर्दगी से लोगों को जीतते हैं, ज्ञानियों के जीते जाते हैं, इनको बड़ा मौका मिल गया, ऑलमोस्ट 3.5-4 साल से इक़्तिदार में है। पेट्रोल का 150 रुपए कर दिया, क्या बिजली का यूनिट 20 रुपए का हो गया, क्या आम आदमी की जिंदगी में कोई सहूलत आई है टीवी की स्क्रीन पर, वो भी अगर आप सच बोलेंगे का एक लागू हो जाएगा। ये हुकूमती कारकर्दगी पर तो उज़मा कारदार साहिबा बोलेंगी, लेकिन सर मुझे जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे तजिया निगारों की जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है वो ये हो रही है कि बानिया पीटीआई ने सिंपल ये मैसेज कन्वे किया है कि जी बिगाड़ आर्मी चीफ साहब की तरफ से हुआ था और जो सुधार है यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो मौजूदा आर्मी चीफ साहब ही करेंगे। पैका की जो अमेंडमेंट की आपने बात की, आप अपनी जगह जायज़ होंगे, लेकिन सर सहाफ़त की आड़ में जिस तरह से इस वक्त फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन की जो जहर पूरी हमारी सोसाइटी में फेंका जा रहा है सर, उसको वो तो बेरेबल नहीं है ना किसी भी तरह से। हर बंदा जो है वो मोबाइल लेके सहाफ़ी तो नहीं बन गया सर, कुछ एथिक्स और नॉर्म्स भी होते हैं। ये मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग जो मैंने आपसे शेयर की है। बाकी उज़मा साहिबा आप ज़रा फरमा दीजिए कि भाई आप लोग की हुकूमत की कारकर्दगी वो कहते हैं कुछ भी नहीं रही है, जबकि आज मैं पढ़ रही थी कि रेमिटेंसेस 6 माह की जो है बेहतरीन उसमें आए हैं, हमारे रिकॉर्ड आए हैं, इजाफा हुआ है, हमारी जो आईटी की एक्सपोर्ट बेहतरीन जा रही है, हम 9 साल में जो है हमारे महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट पर मतलब कम तरीन सतह पर आ गई है। तो सर कोई मोहतरमा कोई आप लोगों ने कारकर्दगी नहीं दिखाई है क्या? शाजिया बात सर ये है कि ये एनआरओ की जितनी मर्जी ये कहानी करें, एनआरओ तो इनको मिलना नहीं। अगर इनको एनआरओ चाहिए तो ये पूरी कौम से माफी मांगे कि उन्होंने जिस तरीके से शोहदा की दिल आजारी की, जिनके खानदानों ने हमारे लिए कुर्बानियां दी, जो उन्होंने उनकी तहजीब की और उनकी यादगारें जो है उनको मस्मार किया, ये पूरी कौम से माफी मांगे। और ये कौमी सलामती के इदारों के साथ तो इन्होंने इतना जुल्म किया कि उनकी अपनी चेन ऑफ कमांड डिस्टर्ब की, उनके विद इन द आर्मी इन्होंने डिविजन्स पैदा करने की कोशिश की। जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो वेटरन्स हैं, उनको उकसाया, कौम को उकसाया, इतना उकसाया फौज के खिलाफ कि कौम से हमले करवा दिए फौज की तनसीबात पे। और अब ये रोना चीखना और जो पिटना ये कर रहे हैं। असल में बात सारी ये है कि
पाकिस्तान जो है वो फिर तरक्की की राह पे गामजन हो चुका है। हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इस वक्त सारे मुस्बत है। आप देखिए डॉलर आपका स्टेबल है, आपकी स्टॉक मार्केट 1.25 लाख से एक्सीड कर गई है, हाईएस्ट पॉइंट पे है। आपकी इन्फ्लेशन 38% से इस वक्त 2.5% पे आ गई है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे पंजाब में तो रोटी 20 रुपए से अब इस वक्त आपको 13 रुपए की आपको रोटी मिल रही है। फिर आपके इंटरेस्ट रेट देखें 23% से वो 12% पे आ गई है। सारी जो इन्वेस्टमेंट है लोग बाहर निकाल रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। हमारी शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई, बेलारूस के सदर आए, अब हमारे सदर एर्दोगान आ रहे हैं। हमारी सीपैक का फेज 2 जो है दोबारा शुरू हो गया। आपने देखा कि आज कैबिनेट मीटिंग में किस तरह ग्वादर को एक नए सिरे से रिवाइटलाइज करने और ऑपरेशनल करने की बातें हो रही हैं, जो कि बिल्कुल ठप कर दिया था इन लोगों ने। तो हमारी जो है ये इनकी दुकानें अब क्या बेचेंगे, क्या चूरन बेचेंगे? ये तो श्रीलंका के से हमेशा कंपेयर, बानी साहब हमेशा उससे कंपेयर करते थे, डिफॉल्ट कर जाएगा पाकिस्तान श्रीलंका की तरह। तो अब क्या करेंगे? अब तो मामला आगे चल पड़ा है। तो इसलिए ये इनकी सारी जो अज़ाइम है, मजमूम ही मैं कहूंगी ना, क्योंकि ये रियासत के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ है। हमारी हुकूमत तो पाकिस्तान के लोगों को की जिंदगियां बेहतर करने पे लगी है। मैं आपको मरियम नवाज साहिबा, मैं पंजाब से हूँ, मरियम नवाज साहिबा की मैं 50 से 60 इनिशिएटिव्स में अभी इस वक्त सियालकोट के दौरे पे हूँ। आप क्लिनिक ऑन व्हील्स देख लें, आप इनके रीवैम्पिंग देख लें, पूरे हेल्थ सिस्टम बीएचक्यूज का, आप इनकी किसान कार्ड को देख लें, आप इनके हिम्मत कार्ड को देख लें, आप होनहार तुलबा का देख लें, इनके ई बाइक्स का देख लें, लैपटॉप्स का देखें। किस किस चीज का मैं जिक्र करूं आपको? तो ये तो लोगों को समझ आ गई है कि किसने उनकी बच्चों की जिंदगियां बर्बाद की और कौन उनके बच्चों के लिए जो है वो कोशिश करके और जो कमजोर तबका है उसको ऊपर लाने की दिन रात काबिश और कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनकी ये जो सो कॉल्ड इनके जो बयानिए हैं ना, ये पिट गए सारे। 45 47 का भी ठीक है आपका पॉइंट नदीम साहब। ये देखें इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट तायुनाती के खिलाफ 4 महीने किस तरह से मुहिम चलाई थी, आपको पता है इस चीज का? और फौज ने अकाउंटेबिलिटी अपने से शुरू की और आपने वो जो साहब वो चार्जेस आज फेस कर रहे हैं, उनकी ये मंशा थी कि जी मैं 15 साल के लिए आर्मी चीफ बन जाऊंगा और आपको मैं 15 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा। ठीक है, तो ये वो सारी कंस्पिरेसी थी, ये वो साजिश थी जिसके लिए पूरा मुल्क इन्होंने दांव पे लगाया हुआ। अच्छा नदीम साहब, आप चूंकि सिक्योरिटी जराए भी इस बात को डिनाई कर चुके हैं कि जी हमें खत से एस्टैब्लिशमेंट को खत से कोई दिलचस्पी नहीं है, बात करनी बानी पीटीआई ने तो सियासतदानों से करे, अब खत की क्या हैसियत रह जाएगी? दूसरा ये भी इस सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा कि अब क्या दोबारा आप लोग मुज़ाकरात के लिए आएंगे हुकूमत के पास, क्योंकि हुकूमत तो चाह रही है कि मुज़ाकरात की टेबल पे आप लोग आके बैठे। अब देखिए शाजिया, मैं आपके सवाल से पहले 1 मिनट के लिए बार बार आपने भी और बीबी ने भी गवादर के हवाले से फरमाई। एक तो जो चाइनीज एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में किसी सूरत सीपैक को रोल बैक करने की कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई थी। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई हैं। जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो 1.5 साल कोविड था और कोविड का मरकज चाइना था। चाइनीज एक्टिविटी पूरी दुनिया में महसूस कर दी गई थी। पर इन हुक्मरानों को जो आज पाकिस्तान सर रजाक दाऊद का इंटरव्यू आज भी पड़ा हुआ है सर। देखिए मैं तो वो बात करूंगा जो चाइनीज ऑफिशियल्स ने, चाइनीज एम्बेसडर ने, टेक्निकल टीम्स ने जिस बयान किया। अब ये दूसरों पे बलपा डाल के ये सारी जिंदगी इंतजार में रहे। इनसे कराची सिंध में मुझे इनसे मोटरवे दिखाए। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये आप 5वीं 6ठी बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। सिंध में मुझे 1 इंच मोटरवे दिखा दे तो मुराद अली शाह साहब रोज इनकी जान सर 11 साल से तो 12 साल से तो आप लोग की भी केपीके में हुकूमत है ना सर। अब वो डिबेट तो कहीं और चली जाएगी। मैं तो आपसे अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा सर। क्या केपी अगर केपी में डिलीवर किया तो वहां के लोगों ने पाकिस्तान तरीके साहब को 3rd टाइम गवर्नमेंट दी है। आप अवाम के वोटों की कास्ट को की ज़हनियत को आप अपनी गुफ्तगू से बैकफुट पे नहीं लेके जा सकते। अब आपके सवाल का जवाब पहले गुजारिश करूं, खान साहब ने जो स्टेप लिया मैं बतौर पाकिस्तानी समझता हूँ बड़े शानदार अंदाज में 6 नकात का इजहार किया, उनको आइडेंटिफाई किया और यही 6 नकात है जो पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल के जिम्मेदार हैं। 6 जो मसाइल खड़े किए गए हैं, उसमें पीका एक्ट हो, उसमें इंतखाबात 2024 हो, 26 की तरमीम हो।
हमने अपना काम कर दिया, खान साहब ने एक चीज पूरी दुनिया के सामने रख दी। अब हम समझते हैं हमें तवक्को है, ठीक। क्योंकि जो लोग बड़े बड़े मनसब पर फाइट होते हैं वो बड़े दिल वाले, दिल वाले, ज्यादा दिल चले लोग फाइट होते हैं, वो भी बड़ा ठीक है सर। फैसला करते हैं, वो कौम की इज्जत को सामने रख के फैसला करते हैं। वो चंद लोगों को पाकिस्तान पर मुसलत करने के लिए वो नहीं चाहेंगे कि चलें पाकिस्तान में ये क्या और की रहे हमेशा। ठीक है सर। अब यकीनन कंक्लूजन तो यही होना चाहिए कि पहला सेगमेंट मेरा ख़त्म हो रहा है कि अगर बानी पीटीआई ये 6 नुकात पाकिस्तान की इफादियत के लिए, उसकी खुशहाली के लिए लेकर आ रहे हैं, तो फिर ये जो पीटीआई को पॉलिसी शिफ्ट की सियासत भी छोड़ना चाहिए, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहिए, क्योंकि मसाइल जो हैं वो हमेशा मुज़ाकरात से ही हल होते हैं। मैं आप दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अहम दौरा है सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का, और चीनी हम मनसब और आला क़यादत से उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं। इस पर डिटेल बात होगी इस ब्रेक के बाद। सड़कों और गुजरगाहों के अतराफ और राहदारियों पर तामीरात व तजावज़ात न सिर्फ गुजरने वालों के लिए दुश्वारी का बायस, बल्कि ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात का सबब। नाजायज तामीरात व तजावज़ात गैर कानूनी, ऐसे अनासर की हौसला शिकनी कीजिए, अपने हक के लिए आवाज उठाएं, तजावज़ात के खिलाफ मुतलका फोरम पर शिकायत दर्ज करवाएं। फुटपाथ पैदल चलने वालों का हक, अपने हक पर किसी को कब्जा ना करने दें। वेलकम बैक नाज़रीन। और पाक चीन ताल्लुकात की बात करते हैं तो बड़ी मिसालें हमें मिलती हैं कि दोनों की जो दोस्ती है वो हिमालय से बुलंद है, स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं, देरीना दोस्त है, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ और पाकिस्तान चीन का दोस्त होते हुए फ़ख्र महसूस करता है। इसी तनाजुर में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का दौरा चीन नहायत अहमियत का हामिल है। 5 रोज़ा दौरा है, पहुँच चुके हैं वहाँ पर। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूँ। अली सरवन नकवी साहब साबिक सफ़ीर मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ IR एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानों को वेलकम कहती हूँ। अली सरवन नकवी साहब, जब भी हम बात करते हैं पाक चीन ताल्लुकात की तो यकीनन हमें इसमें एक तो खुशी भी महसूस होती है, हमारी एक बड़ी वाबस्तगी है चीन के साथ, लेकिन इस वक्त आप किस तरह इस दौरे को देख रहे हैं? ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है? देखिए, इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। ये दौरा नवंबर में होने वाला था जी। और सदर जरदारी उस वक्त जा रहे थे एक वफ्द के साथ, लेकिन वो उनको कुछ पाँव में तकलीफ हो गई थी तो वो नहीं जा सके थे। और मैं अक्टूबर में उस वक्त बीजिंग में भी गया हुआ था किसी एक कॉन्फ्रेंस में और कुछ थिंक टैंक से मिलने, तो वहाँ पे काफ़ी उनकी आमद की का इंतज़ार, मतलब तवक्को थी कि वो आएंगे और अच्छे बाहमी ताल्लुकात के अच्छे रास्ते नए खुलेंगे। अच्छा, अब ये जो गए हैं आज सदर साहब और बड़े डेलीगेशन के साथ बड़ा वक्त लेकर गए हैं, जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और अक्सर और अहम वज़रा भी हैं। तो ये इसमें बहुत से मौज़ूआत पे गुफ्तगू होगी और ख़ास तौर पे बिलखुसूस सिपेक का जो सेकंड फेज शुरू हो रहा है उसके बारे में मज़ीद कुछ कॉन्क्रीट बातें होंगी। हाल ही में गवादर के एयरपोर्ट की इफ्तिताह हुई है और चीनी मिलिट्री डेलीगेशन अस्करी एक वफ्द पाकिस्तान के दौरे पे आया था और उसके अलावा कई और पेशरफ्त कई और चीज़ों में हुई है। तो ये एटमॉस्फेयर, ये इस वक्त का माहौल कहीं बेहतर है बाहमी ताल्लुकात के लिए बजाय नवंबर के, जबकि सिक्योरिटी का इशू बहुत अहम था और कई अटैक्स हुए थे चीनी बाशिंदों पे। तो मैं समझता हूँ कि ये खुशाइन बात है कि वो अब इस वक्त सदर साहब तशरीफ ले गए हैं और उनकी मुलाकातें सदर शी जिनपिंग से भी होगी और वज़ीर आज़म ली क्यांग से भी होगी। तो
और फिर और वहाँ के मुख्तलिफ अहम शोबों के वज़रा वगैरह से होगी, और वो हार्बिन जाएंगे जहाँ पे नवी एशियाई मौसम सरमा के के गेम्स होने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक बेहतर मौके पे जा रहे हैं, गए हैं, और इसमें हमारे बाहमी ताल्लुकात में बहुत ठीक है। को फ़रोग़ मिलेगा। ठीक है मोहम्मद आरिफ साहब, आप जब हम पाक चीन ताल्लुकात का मुकम्मल जायज़ा तो लेते ही रहते हैं, लेकिन आप इस दौरे की अहमियत और इफादियत पर जियो पॉलिटिक्स के तनाजुर में क्या रोशनी डालेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है और ये दौरा भी बहुत अहम है, और इसकी अहमियत सियासी भी है और मुआशी भी है और जियो पॉलिटिक्स के हवाले से भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ माहौल जो है वो पहले काफ़ी नासाज़गार था, कम से कम स्टेबिलिटी आई है, माहौल बेहतर हुआ है, चीनियों की वापसी आनी शुरू हो गई है, चीनी अफराद भी आ रहे हैं, कंपनियां भी आ रही हैं और सरमायाकारी भी आ रही है, तो ये एक अच्छा खुशाइन है। और दूसरा ये तारीख़ी हवाले से हमारे ताल्लुकात हैं, भुट्टो साहब ने इन ताल्लुकात की बुनियाद रखी थी, और ये जो आला सतही वफ़द अभी ज़रदारी साहब की क़यादत में बीजिंग पहुंचा है, ये ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। और ये मजबूती अगर हमने देखनी है तो हमें CPEC की सूरत में भी नज़र आएगी, BRI की डेवलपमेंट की सूरत में नज़र आई, और जैसा कि साहब ने कहा कि जी हमारा गवादर पोर्ट जो है उसकी बुनियाद रखी जा चुकी है, और कनेक्टिविटी का जो ओवरऑल रीजनल कनेक्टिविटी है उसमें बेहतरी आएगी। और ये ताल्लुकात सियासी भी हैं और मुआशी भी हैं, और मुआश में साफ ज़ाहिर है जो यूरोप है ऑलरेडी हम क्राइसिस में है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, तो चीन को भी एक ऐसे हमदर्द दोस्त की ज़रूरत है जो मुख्तलिफ मौक़े पे, स्पेशली एशियन गेम्स की सूरत में जब 34 से ज़ायद ममालिक और जो दीगर रीजन्स हैं उनके नुमाइंदे वहाँ मौजूद होंगे और ज़रदारी साहब उसमें हिस्सा लेंगे। ये एक बहुत खुशआइन बात है पाकिस्तान के सफ़रती ताल्लुकात के हवाले से, और तरक्की और तामीर के हवाले से भी बहुत अहम है, चूँकि CPEC के हवाले से बड़े खदशात पाए जाते थे तो वो खदशात भी दूर होंगे, मुआशी हालत बेहतर होगी। और जैसा कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं अपनी विजिट के दौरान कह चुके हैं कि CPEC 2 जो है उसका फोकस जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होंगे। पाकिस्तान को मजबूती अगर चाहिए, स्पेशली मुआशी मजबूती, फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल मजबूती चाहिए, तो CPEC पे फोकस करना होगा, और जब CPEC के ऊपर फोकस करना है तो सियासी रवाबित को बेहतर करना ज़रूरी है, और उसमें भी एतमाद लाना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में इस विज़िट से आला सतह का जो वफद जा रहा है उससे दोनों के दरमियान एतमाद भी बहाल होगा, माहौल भी साजगार होगा, और जो सियासी ताल्लुकात हैं उनमें भी मजबूती आएगी। ठीक है अली सरवर नकवी साहब, आपने तो ये बात की कि इससे जो फेज़ 2 का जो मरहला है उसको तक़वियत भी मिलेगी, काम में तेज़ी भी आएगी, लेकिन आम सवाल ये है कि जिस तरह से चीन ने तरक्की की और जो मॉडल हमारे सामने चीन है उसका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी बार बार जिक्र भी करते रहते हैं, आप क्या समझते हैं जिस तरह चीन ने कम और दरमियानी आमदनी वाले तबके को जो उनको फ़रोग दिया, एक प्रोडक्टिव किस्म की पॉलिसी लेकर आए, पाकिस्तान को उसी तरह की पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए ताकि मईशत मजबूत और आवाम को जो है एक खुशहाल मुल्क मिल सके। लेकिन उसमें पॉलिटिकल जो सिचुएशन हमें नज़र आती है या लॉ एंड ऑर्डर की जो बलूचिस्तान की तरक्की में, खुशहाली में जो रुकावट है वो दहशतगर्दी का एलिमेंट है। उसके लिए चूँकि चाइना ने भी बोला था कि हम बैठ कर इससे जो निपटेंगे, ये कितना बेहतरीन मौका है सदर आसिफ अली ज़रदारी इस पर बात करें। इस वक्त सदर आसिफ अली ज़रदारी वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं और उनकी आला क़यादत से उनका राब्ता होगा और गुफ्तगू होगी, तो उस मद में ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन उनसे खुल के डिस्कस कर सकते हैं। और ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो है, माफ़ कीजिएगा, ये सिक्योरिटी सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान के बदनज़मी और या कानून नफाज कानून की कमज़ोरी नहीं है, बल्कि इसमें दूसरे और भी ताकतें इन्वॉल्व हैं और वो भी गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसलिए चीन से हम डिस्कस करेंगे कि वो इस चीज़ को कैसे काउंटर किया जाए। एक तो ये, दूसरे और हालात कुछ बेहतर हो गए हैं क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन
चीनी बाशिंदों के नाते से अब बेहतर नजर आ रही है। अच्छा, तो वो उस पर गुफ्तगू होगी। और उसके अलावा इक़्तिसादी ताउन की बातें सीपेक के तहत जो होनी है वो होंगी, और मज़ीद बाहमी ताल्लुकात के मद में जितनी भी और इक़्तिसादी ताउन की बातें हैं वो भी होंगी। तीसरी बात ये है कि इस वक्त दुनिया की जो आपने इशारा किया था जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, यानी जो बैनुल अक़वामी सियासत है उसमें अमेरिका में सदर ट्रंप आ गए हैं और उन्होंने चीन के ऊपर बिला वजह टैरिफ्स लागू कर दिए हैं, रुकावटें लागू कर दी हैं। तो चीन इस वक्त इस बात से निमट रहा है, इस मसले से निमट रहा है। उसमें पाकिस्तान से भी वो चाहेगा कि हिमायत हासिल हो, और हमारी हिमायत बिल्कुल पूरी तरह होगी कि हम चीन को इस मसले से दो चार ठीक। जो बातें हैं मैं उसको इसमें डील थोड़ा करें। जी जी आरिफ साहब। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। ये एक दहशतगर्दी एक सीरियस मसला है, स्पेशली सरमायाकारी के हवाले से बहुत ही सीरियस है। और चीनी सरमायाकार यहाँ से कुछ पहले 1 साल पहले यहाँ से भाग रहे थे, और आपने देखा कि बहुत सारे कराची में, क्वेटा में, गवादर में और हमारे डैम्स के जो ऊपर इंजीनियर काम करने वाले हैं उनकी हलाकतें हुई। इससे एक सीरियस मसला है, और चीनी जो वफद यहाँ पे आते हैं या सियासी क़यादत है वो ये मसाइल उठाती भी रहती है, और हमारे जो अस्करी इदारे हैं उस पर ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ अगर देखें सी पैक का रूट देखें तो ये दहशतगर्दी के वाक़यात वहाँ पे हो रहे हैं। सो इसको डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे तमाम तर इदारों को जो कि सिक्योरिटी के हवाले से हैं, तेजी से मोहम्मद आरिफ साहब ये सीपेक पे काम हो रहा है ना, आप देखिए पिछले साल की निस्बत 66% जो है ज्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। जी जी। तो आप देखें कि आप बैठे कहाँ पे, पाकिस्तान बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन पे है। आप ईरान की सूरत देखें, सूरत हाल देखें, अफगानिस्तान में देखें, तो ये एक नैरो रूट यहाँ से गुजर रहा है जो कि अफ्रीका को और मिडल ईस्ट को कनेक्ट करता है। तो ये रूट बहुत अहम है, और पाकिस्तान की जो बैकबोन है, माशी बैकबोन है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमें दहशतगर्दी को सीरियसली लेना चाहिए, और चाइनीज़ क़यादत जो है उसका जो एतमाद है वो बहाल करना चाहिए और उनको कन्वे करना चाहिए। और इस सिलसिले में डायलॉग जो है बहुत अहम है, और साहबजादे जरदारी साहब वहाँ मौजूद हैं, और इस इशू पर बहुत सवालात भी किए जाएंगे और बातचीत भी होगी। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो अब जरा आप भी इसी सवाल का जवाब दे दें। ये तो ट्रंप के आने के बाद जो ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है, और मैक्सिको को तो उन्होंने 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है टैरिफ लगाने पर, लेकिन चीन पर 10% टैरिफ के जवाब में अब हमने देखा है कि अमरीकी मसनूआत पर 25% जो चाइना है वो टैरिफ लगा रहा है, ऐलान कर दिया है। तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा सदर ट्रंप पे के फैसले पर? नहीं, सदर ट्रंप वो इमोशनल बॉडी हैं और इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन जो ग्लोबल स्ट्रक्चर्स हैं, लीगल हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर्स हैं, उन पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमने पाकिस्तान को देखना चाहिए कि अपने पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। आई थिंक जब चीन की मार्केट या चीन की प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है या लेबर फोर्स है या और बहुत सारे इदारे हैं तो वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे, तो उन चीन को भी मार्केट्स की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान और दीगर और बहुत सारे ममालिक हैं जो ये मार्केट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो हमें अपने मफादात को देखना चाहिए, और हमारे मफादात जो हैं वो चीन के साथ वाबस्ता हैं। ट्रंप टैरिफ लगाएगा, लेकिन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं किसी न किसी मार्केट में जानी है, तो वो मार्केट का इन्वायरमेंट क्रिएट करना हमारे लिए बहुत अहम है। और जब माहौल साजगार होगा तो सर्टनली सरमायाकार भी आएंगे, मैन्युफैक्चरर्स भी आएंगे, बिजनेस कम्युनिटी भी आएगी, और पाकिस्तान को ग्रो होने का मौका मिलेगा। तो अब हमारे पास या दुनिया के पास और कोई चांस नहीं है कि इस ट्रेड वॉर से बचा जा सके और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढे जा सके। ये 6 मंथ्स तक ट्रंप इस तरह के टिट फॉर टैट के ऑपरेशंस, कैंपेन्स और इस तरह के वॉरियर जो प्रोग्राम्स हैं वो लॉन्च करते रहेंगे, लेकिन हमें पाकिस्तान को स्ट्रेटजिकली जो है इन चीज़ों को देखना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए, रादर यूटिलाइज एंड मैनिपुलेट करना चाहिए। ठीक है, मैं दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, यकीनन सदर आसिफ अली ज़रदारी इस वक्त चीन के जो दौरे पर हैं इनायत अहमद का हामिल है। ये दौर का आगाज़ नहीं है, बल्कि जो पुराने ताल्लुकात हैं, चाहे वो इक़्तिसादी तौर पर हो या बाहमी तामुन के हवाले से हो, उनमें मज़ीद मजबूती ये दौरा लाएगा। और साथ साथ प्रेसिडेंट साहब वहाँ पर मौजूद हैं, आला क़यादत मौजूद है, और यकीनन फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस वक्त जो है, जो भी सियासी मंजरनामा बन रहा है, जो भी उन पर तनकीदें की जा रही हैं,
उन चीज़ों को बराए ताक रखकर मुल्क के लिए, ना सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी जो है वो बेहतरीन कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन के कन्वेंशन से खिताब किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि हुकूमत ओवरसीज़ के मसाइल के हल के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के ग्रीन चैनल को बहाल करेंगे। ये वो इक़दामात हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ले रहे हैं और यकीनन जल्द इसकी जो कोशिशें वो रंग लाएंगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।